हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टेस्ट सीरीज़ है बिजन आईएएस का। ये टेस्ट नंबर 7 है आपका। आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करूँगी और ऐसे ही सारी वीडियोस में 10-10 सवाल करके आपके लिए सॉल्व करते जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जो हाई पावर्ड मनी होता है इकोनॉमी का, उसमें ये जो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर ए 1 and 2, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड करेंसी हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक। इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय आरबीआई नहीं आएगा। हम देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन में भी कि हाई पावर्ड मनी जो होता है वो सम होता है ऑफ कमर्शियल बैंक रिजर्व्स एंड करेंसी नोट्स, जो कि पब्लिक के द्वारा हेल्ड किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन 1 and 2 सही है और ऑप्शन 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोनेटाइज डेफिसिट के बारे में। मोनेटाइज डेफिसिट होता क्या है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है इसमें से सही होगा आपका आंसर नंबर 1, मतलब कि सिर्फ ए 1 ओनली, यानी कि जो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट विच इज़ फिनांस सोलली बाय बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई। और जो नंबर 2 है वो गलत है कि जो कहता है कि इट इन्वॉल्व्स ओनली प्रिंटिंग ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट्स बाय आरबीआई, ये गलत है। देखिए, जो मोनेटाइज डेफिसिट है उसे कहा जाता है नेट रिजर्व बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट डेफिसिट इज दैट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेफिसिट जो कि फिनांस किया जाता है सोलली बाय बोरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ये भी लिखा हुआ है कि बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई जो हो सकता है वो शॉर्ट टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म हो सकता है। इसलिए जो मोनेटाइज डेफिसिट है वो सम है ऑफ नेट इशुएंस ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल भी आता है, उसमें डेटेड सिक्योरिटीज़ भी आता है, और रुपी कॉइन्स जो कि आरबीआई अपने पास रखती है। इसलिए ये जो प्रिंटिंग ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट्स, ये वाला पार्ट गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका इस पैसेज जो है उसके साथ लिंक करता है। मतलब कि जो आप पहले पढ़ लेते हैं पैसेज। जब गवर्नमेंट कट करती है टैक्स या रन करती है बजट डेफिसिट इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट कंज्यूमर स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट एक तो टैक्स कट कर रही है और बजट में डेफिसिट कर रही है, लेकिन जो कंज्यूमर हैं वो क्या करते हैं कि अपना सेविंग इंक्रीज करते हैं, और जो स्पेंडिंग है उनका ऐसा नहीं है वो बढ़ जाता है, उल्टे उनका सेविंग्स जो है वो बढ़ता है। ये फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंक्रीज्ड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट विल बी रिपेड बाय टैक्सेस इन फ्यूचर। ऐसा मतलब कि जो कंज्यूमर है वो सोचते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है वो बाद में टैक्स के थ्रू लोगों से कलेक्ट करेगी। दिस विल लीड टू अ सिमिलर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टुडे। तो आपको बताना ये जो स्टेटमेंट है किससे रिलेट करता है। इसका आंसर होगा रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये आपका रिकार्डियन इक्विवेलेंस से रिलेट करता है। अब बात है रिकार्डियन इक्विवेलेंस को, जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट सोचती है कि लोग स्पेंडिंग इंक्रीज करेंगे इसलिए वो टैक्स कट करती है, लेकिन उल्टे लोग सेविंग अपना बढ़ा देता है, तो इसको कहता है रिकार्डियन इक्विवेलेंस। जो बाकी है गुडहर्ट लॉ, ओकुन्स लॉ और ग्रैंडफादर क्लॉज, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका गुडहर्ट्स लॉ है, जैसा एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि ये आइडिया दिया गया था गुडहर्ट के द्वारा, जो कि सजेस्ट करता है अटेम्प्ट बाय सेंट्रल बैंक आरबीआई हमारे इंडिया में इन केस टू रेगुलेट द लेवल ऑफ लैंडिंग बाय बैंक्स imposing certain control can be circumvented by the bank searching the alternative out of regulatory purview। ये गुडहर्ट लॉ का आपका एक्सप्लेनेशन है। उसी तरह ओकुन्स लॉ कहता है, ये आपका ऑर्थर ओकुन ने किया था एम्पिरिकल रिसर्च, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ का कनेक्शन दिखाता है। तो ये आपका ओकुन लॉ होगा अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ, और यहाँ पे गुडहर्ट लॉ होगा बैंक बोरोइंग, बैंक जो लोन देती है उसका अल्टरनेटिव। उसी तरह ग्रैंडफादर क्लाउज जो है वो ऐसे एग्जाम्पशंस हैं जो कि किसी इंसान को मिलते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जब वो उसने वो एक्टिविटी या ऑपरेशन स्टार्ट किया था उस समय वो लॉ नहीं था, मतलब कि लैक ऑफ लॉ। जब मतलब कि नए रूल्स बन रहे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रूल्स रेगुलेशन और लॉज, सच अलाउंस कैन बी परमानेंट टेम्पररी और इंस्टीट्यूटेड विथ लिमिट्स, इसे कहते हैं ग्रैंडफादर्स क्लाउज। ग्रैंडफादर क्लाउज वो एग्जाम्पशन है जो कि अलाउ करता है पर्सन और एंटाइटीज को टू कंटिन्यू विथ एक्टिविटीज और ऑपरेशन
that were approved before the implementation of new rules। इस तरह से हमने समझा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये आपका जो है निपुण भारत मिशन के बारे में है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सही है और कौन सा गलत है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो दोनों गलत है, क्योंकि जो निपुण भारत मिशन है वो जो ये एज ग्रुप है वो गलत है, और साथ में जो इम्प्लीमेंटिंग मतलब नोडल एजेंसी है वो भी गलत है। जो निपुण भारत मिशन है वो आपका इम्प्लीमेंट करेगी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करेगी। और साथ में जो इसका एज ग्रुप है वो होगा आपका 3 to 9, ना कि 6 to 14, इसलिए ये दोनों गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइफ स्टॉक सेंसस पे। ये जो है आपका जो स्टेटमेंट है इसको आपको सॉल्व कीजिए, पहले खुद से पॉज कीजिए, वीडियो सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका सही आंसर है आपका बी 1 और 2। मतलब कि ये बात सही है कि जो लाइफ स्टॉक सेंसस मतलब कि जो हमारे लाइफ स्टॉक है कंट्री में उसका जो सेंसस होता है वो 5 साल में होता है, और ये 1920 से चल रहा है। और इसमें सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कवर होते हैं, उनका हेड काउंट लिया जाता है। लेकिन ये मिनिस्ट्री यहाँ पे जो है वो गलत दिया हुआ है। जो मिनिस्ट्री होगी यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी होगा, ना कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जैसा लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज होगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार आपको लाइन अप करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना सोलर कंट्रीब्यूट करता है, कितना विंड, कितना बायो। तो इसका सही आंसर होगा आपका, देख लेते हैं 6B, यानी कि 3 to 1, मतलब कि बायो, उसके बाद उससे ज़्यादा विंड, उससे ज़्यादा सोलर, ठीक है। क्योंकि जैसा आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि विंड है 39.44, सोलर है 41 और बायो है 10, उसी तरह स्मॉल हाइड्रो पावर है 4.79। तो इसलिए इसका सही आंसर है बी 6B। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका रिलेट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, और इसका टाइम पीरियड है 1950 से लेकर 1990 तक। इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ इसका आंसर। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है कि देख लेते हैं, इसका सही आंसर है A 1 ओनली। इसको समझते हैं। देखिए इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की है, प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ किया है, ये बात सही है, लेकिन जो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज़ किया है। प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी जो है जितना एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट किया है वो डिक्रीज़ किया है। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो कि जो डिक्रीज़ है ये 50% था 1950 में, और ये 34% हो गया इन 1990। तो ये इंक्रीज़ नहीं बल्कि यहाँ पर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है कि द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, ये गलत है। क्योंकि जो आप देख सकते हो कि जो पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिक्लाइन स्लाइटली, ना कि सिग्निफिकेंटली। ये जो सिग्निफिकेंटली वर्ड है ये गलत है, यहाँ पे स्लाइटली होना चाहिए। क्योंकि जो डिक्लाइन हुआ है वो सिर्फ 67% था 1950 में, और ये हो गया 64% इन 1990, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ, आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है A 1 ओनली, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो काउज होता है बाय एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, जैसे कि लेबर हो गया या रॉ मटेरियल हो गया। और साथ में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो जैसे कोविड जैसे कारण से, या कोई डिज़ास्टर हो गया, या ग्लोबल पैंडमिक हो गया, उसके कारण भी आ सकता है, जो कि गलत है। इकोनॉमी ऑफ कोर्स उस समय एक्सपेंड नहीं कर रही है, तो इज़ नॉट ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन या और एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन के बारे में, इसमें इस पर बताना कौन सा सही है। देखिए इसका सही आंसर है C, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डेफिसिट और सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जबकि एकोमोडेटिव ट्रांजैक्शन जो है वो रिफर करता है उन ट्रांजैक्शन को जो कि
लिए जाते हैं टू कवर डेफिसिट और सरप्लस राइजिंग फ्रॉम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, मतलब कि अकोमोडेटिव लिंक करता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें तो ये है आपका स्मॉल फिनांस बैंक के बारे में। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना होगा कि ये कौन से सही है और कौन से गलत है, और उसके अनुसार आपको सॉल्व करना होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है डी, तीनों, यानी कि जो स्मॉल फिनांस बैंक है उनके ऊपर सीआरआर भी है, एसएलआर भी है, ये दोनों एप्लीकेबल है, ठीक है। और साथ में इनको 25% ब्रांचेस जो हैं अपने वो अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में, मतलब रूरल एरियाज़ में करना पड़ता है। साथ में प्रायोरिटी सेक्टर जो है इनका वो 75% होता चाहिए नेट क्रेडिट का। तो इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।